तो आज हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे। इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वी विल डिस्कस 73rd constitutional amendment, and then what are the issues in local self government, and then what are the solutions। ये बहुत इजी चैप्टर है, और ये एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो आना ही है। ये तो जीएस पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन आएगा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक क्वेश्चन आएगा। तो शुरुआत करने से पहले मैं पूछता हूँ, ग्राम सभा क्या होता है? व्हाट इज ग्राम सभा? मैं उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर लोग क्या चाहते थे? ग्राम सभा क्या होता है? सर, जो भी गांव में वोटर होते हैं उनको ग्राम सभा बोलते हैं। वो उसमें उसमें एक सेकेंड, एक सेकेंड। पढ़ा रहे हाँ, वो ग्राम सभा क्या होता है? व्हाट इज ग्राम सभा? सर, हम्म। विलेज पीपल हु वोट इन इलेक्शन ऑफ पंचायत। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें ग्राम सभा का क्या रोल है? जैसे आपने कहा विलेज पीपल ने, दोस एल्डर्स हुज नेम्स अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल्स, उसको कहते हैं ग्राम सभा। जिनका नेम अपीयर होता है इलेक्टोरल रोल्स में, सारे लोगों को कहते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा पंचायत में क्या रोल प्ले करता है, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ग्राम सभा को कैसे एनविजेज किया था उन लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने। मतलब ग्राम सभा का कोई रोल है पंचायत में 73rd अमेंडमेंट में? सर, ग्राम सभा की रोल को पार्लियामेंट की रोल से कंपेयर कर सकते हैं सर, विलेज हाँ, गुड पार्लियामेंट। गुड गुड गुड, यही यही मुझे सुनना था। ग्राम सभा जो है वो लेजिस्लेचर है। लॉ जो है, क्या करना है वो ग्राम सभा डिसाइड करेगा। और जो ग्राम पंचायत है वो एग्जीक्यूटिव है, वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो डिसीजन डिसीजन जो भी लिया जाएगा वो ग्राम सभा लेगा। और मतलब वही पार्लियामेंट या असेंबली ग्राम सभा है कि वो लोग इकट्ठा होंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हम लोगों को क्या डिसीजन लेना है। फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग के पास एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो इलेक्टेड है, पर जो ग्राम सभा है वो इलेक्टेड नहीं है, वो सारे लोग हैं। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जब भी क्वेश्चन आए या प्रीलिम्स में आए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो ग्राम सभा है। क्योंकि ग्राम सभा में कोई इलेक्टेड नहीं है, वो लोग सब इकट्ठा होंगे एक प्लेस पे, और वो लोग जो है वो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट की तरह बनाएंगे कि हमें कौन से पॉलिसीज बनाना है, और कौन सा स्कीम्स बनाना है जो हमारे विलेज के लिए, हमारे ये के लिए ये हो, डेवलपमेंट के लिए इफेक्टिव हो। और जब वो लोग डिसीजन ले लेंगे तो उनको इम्प्लीमेंट करने का जो राइट है वो इलेक्टेड मेंबर्स के पास है, जो ग्राम पंचायत है। तो आप लोग हमेशा लिखेंगे जो ग्राम सभा है वो लेजिस्लेचर है, और जो ग्राम पंचायत है वो एग्जीक्यूटिव है, वो इम्प्लीमेंट करेगा डिसीजन को। डिसीजन विल बी टेकन बाय लेजिस्लेचर एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। ठीक है? तो अब ये इतना क्लियर हो गया कि ग्राम यस सभा सर। जो है वो लेजिस्लेचर है, और ग्राम पंचायत जो है वो एग्जीक्यूटिव है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग इतना वाई रूरल डेवलपमेंट पे इतना फोकस क्यों करते हैं, पंचायती राज पे इतना फोकस क्यों करते हैं? और कुछ तो हो नहीं रहा है पंचायती राज से। वो लोग तो इतना इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन नहीं है गवर्नेंस का, दे आर ओनली इन द नेम सेक। पर हम लोग इतना ज्यादा ये इतना ज्यादा हम लोग उसको एम्फेसिस इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोगों का हिस्ट्री में, आप मौर्यन टाइम से होते हुए आए, उससे भी पहले मौर्यन टाइम से, फिर गुप्ता पीरियड, फिर मुगल तक हम लोगों का विलेजेस जो है वो सेल्फ रूल था। वहाँ के जो एल्डर्स होते थे, जो जमींदार होते थे, जो हेरिडिटरी होता था, वो लोग रूल करते थे। तो हमारे
हम लोगों का पंचायत जो है वो हिस्टोरिकल चीज है, उसको ब्रिटिशर लोगों ने चेंज किया। ब्रिटिशर लोगों ने पंचायत को बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हटा के डिस्ट्रिक्ट को बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, डीएम होगा, वो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। पंचायत पंचायत नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर लोग कभी भी इंडिया में जितने साल थे, इंडिया 200 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, वहाँ इंडिया में 1 लाख से ज्यादा ब्रिटिशर कभी नहीं था। तो उनके पास इतने मैन पावर नहीं थे कि वो विलेजेस में सेल्फ इंडिपेंडेंट रूल रखे। तो उन लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय किया। हमारा हमेशा से ही 3 टायर ही रूल होता था, एक विलेज का अलग रूल, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का अलग रूल, मतलब मंडल का अलग रूल, और एक टॉप पे रहता था हम लोगों का। तो ये लिखना है कि village as a basic unit of administration was destroyed by Britishers, and they made district as the basic unit of administration, and वो पूरे लोगों का इंचार्ज जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उनके हिसाब से। तो हम लोग जब इंडिपेंडेंस से पहले भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में काम हुआ, लॉर्ड रिपन इन लोगों ने किया, पर वो कुछ पॉकेट्स में ही हुआ। वो इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन साउथ इंडिया, इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे फ्रेमर्स लोगों ने सोचा कि हम लोगों को फिर से विलेजेस को बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है। और उसका सबसे बड़ा प्रोटेगनिस्ट जो था वो महात्मा गांधी थे। वो बोलते थे कि द अल्टीमेट फ्रीडम जब होगा जब विलेजेस बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा और इंडिपेंडेंट रिपब्लिक हो जाएगा, वो लोग अपना डिसीजन खुद लेगा। तो उसी का एक एग्जाम्पल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इंडिपेंडेंस के समय में विलेज और पंचायत को इसलिए ज्यादा रेलिवेंस दिया गया क्योंकि उसमें 90% ऑफ द इंडियंस वेर लिविंग इन रूरल एरियाज। स्टिल 60% इंडियंस लिव इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया में अभी भी 60% है। तो विलेज का जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मॉडल डिस्कस करता हूँ, नेहरू का और गांधीयन मॉडल। गांधीयन मॉडल ये कहता है कि हम लोग विलेज को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाना है। ये कितना सही है गलत है पता नहीं। और नेहरू ये कहता है नहीं, हमें सिटीज बनाना है, और सिटीज से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हम लोग विलेज को डेवलपमेंट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे सिटीज बना लिए इंडिपेंडेंस के बाद, और मोस्ट ऑफ द टैक्सेस हम लोगों का सिटीज से कलेक्ट होता है, और उससे हम लोग स्कीम्स बनाता है विलेज का डेवलपमेंट के लिए। तो क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो अपना मॉडल इंप्लीमेंट किया कि हम लोग सिटीज बनाएंगे, वहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और रेवेन्यू जनरेट को हम लोग विलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन गांधी का ऐसा नहीं था। गांधी का था कि विलेज ही एक इंडिपेंडेंट रूल होना है, उसको सिटीज पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि विलेज में सब चीज होना है, वहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना है, वहीं पे सारा कुछ होना है, और डिसीजन वो लोग अपना डेवलपमेंट का खुद लेना है। पर नेहरू का विजन ये था कि हम लोग डेवलपमेंट का डिसीजन टॉप पे लेंगे। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिसाइड करेंगे कि कैसे करके हम लोग डेवलप करना है विलेजेस को। तो नेहरू का डिसीजन मोस्टली इम्प्लीमेंट हुआ। तो अभी हमारे पास मनी भी है, हमारे पास बिग सिटीज भी है, हमारा रेवेन्यू जनरेशन भी 40 लाख करोड़ के आसपास हो रहा है। पर फिर भी इंडिया का पॉवर्टी मोस्टली गांव में है, क्योंकि सही से पहुंच नहीं पाया वो सब पैसा ना। तो ये सब है, ये सब आप लोगों को लिखना है। ये क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन में। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस दो बेसिक प्रोग्राम बनाया रूरल डेवलपमेंट के लिए। आपको पता होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन स्कीम। और जब कुछ साल के बाद इसको रिव्यू किया गया कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं, उसको रिव्यू में ही बलवंत राय मेहता कमेटी को दिया गया। उसने ही रिकमेंड किया कि ये सब स्कीम सब सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इसमें पीपल पार्टिसिपेशन नहीं है, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और जो भी डिसीजन हम लोग ले रहा है वो नीचे से नहीं आ रहा है डिमांड उसका, हम लोग ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा है, ऊपर डिसीजन ले रहा है, उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये सब स्टोरी है। तो अब 73rd अमेंडमेंट से मेन स्टोरी शुरू होता है। और इसमें आप लोग वो एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा कि इंडिया में 35 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि 35 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और उसमें 1/3 वोमेन है, 1/3 से भी ज्यादा वोमेन है। ऑलमोस्ट 12 लाख 13 लाख के आसपास वोमेन है। और इतना वोमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पूरा वर्ल्ड का वोमेन रिप्रेजेंटेटिव कंबाइन टुगेदर होके भी नहीं होता है। तो जो दूसरे लोग कमेंट करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, वो हम लोग को देख लेना है कि हम लोग कितने ग्रास रूट तक ही ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है,
बट आपको अपना डेमोक्रेसी को हमेशा डिफेंड करना है आंसर में। और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इन इंडिया वी हैव मोर देन 35 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज मोर देन द कंबाइंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे वर्ल्ड का कंबाइंड रिप्रेजेंटेटिव से भी ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अच्छा फीचर्स क्या क्या है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? फीचर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। और 11th शेड्यूल, आपको पता होगा 11th शेड्यूल एड हुआ है। और 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट ट्रांसफर हुआ है। ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट को ऐसा बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को 29 सब्जेक्ट ट्रांसफर करना है, पर वो कितना हुआ वो पता नहीं। और 73rd अमेंडमेंट के बाद ही स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन आया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिक्रूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट लेकिन जब रिक्रूट हो जाएगा तो उसका जो ये होगा वो इम्पीचमेंट का जैसा होगा, उसको फिर पार्लियामेंट या फिर ये इम्पीच करेगा। तो उसका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये। और 3 टायर ऑफ गवर्नेंस है, आपको पता होगा। ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत, जिला परिषद, 3 टायर, बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन के हिसाब से। और ग्राम सभा आइडेंटिफाइड एज ए बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया। और इलेक्शन टू ग्राम ग्राम पंचायत शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल बेसिस, मतलब वो पार्टी बेसिस पे नहीं लड़ा जाएगा। जो पंचायत होगा उसका इलेक्शन जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे लड़ा जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस ये सब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन मिडिल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का पार्टिसिपेशन अलाउड है। ये याद रखिए, पंचायत पे इंडिविजुअल बेसिस पे इलेक्शन होगा, और मिडिल और अपर लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि पंचायत को डीपोलिटिसाइज करना है, वहां पे कोई झगड़ा ये सब नहीं होना है, इंडिविजुअल बेसिस पे होना है। और उसके बाद है रिजर्वेशन, वोमेन को दिया जाएगा 33%, बट ये मिनिमम है। बहुत सारे स्टेट में 50% रिजर्वेशन है। जैसे कि बिहार में मोर देन 50% रिजर्वेशन है। और SC ST को रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन जो सब में दिया जाता है वो यहाँ पे भी दिया जाएगा सोशल जस्टिस के लिए। और एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा जो रिकमेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि आप लोग कितना पैसा ट्रांसफर करना है पंचायत के लिए। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी प्रोविजन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी आया है। तो ये सब तो मान लीजिए ये फीचर्स है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इज गिवन टू पंचायत। 11th शेड्यूल इज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। As part of 11th schedule, 29 subjects will be transferred from the state to the panchayats. उसके बाद there is a provision of state finance commission, there is a provision of state election commission, and they enjoy security of tenure. And the other is three tier governance structure, वही ग्राम पंचायत, मंडल, and then जिला परिषद। And then election to the panchayats should be on the basis of individual basis. Political party will not participate, and political parties are allowed to participate in middle and upper level, that is mandal and ये पंचायत। और उसके बाद रिजर्वेशन दिया गया। अब ये सब जो है ये कोई नहीं आएगा। अब ये होना है कि इश्यूज क्या है पंचायत में, ये आप लोग बताइए, जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये सब मैंने दे दिया है। इश्यूज क्या है पंचायत में, क्या क्या प्रॉब्लम है? जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ग्राम सभा। insufficient funds. हाँ, एक तो इनसफिशिएंट फंड। सर 3F का प्रॉब्लम है, फंड्स, फंक्शनरी और फंक्शंस। तो ये फंड्स, फंक्शनरी, फंड्स और नहीं मतलब फाइनेंसेस, फंक्शनरीज एंड और फंक्शन। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? जो 29 सब्जेक्ट्स हैं और शेड्यूल 11 में, और वो डिवोल्व, फंक्शनरी, मैन पावर सर। हाँ, और जैसे फाइनेंसेस, ये तीनों प्रॉब्लम है। और ग्राम सभा में क्या प्रॉब्लम है? कभी आपने सुना है क्या कि ग्राम सभा मीट हुआ है किसी विलेज में? नहीं सर, वो पैसे लेने आते Sir, हैं बस, फिर support पैसे staff लेके की बात भी करते हैं। sir support staff की भी कमी है. There is lack of हाँ, वो support. तो वो तो हो गया। फंक्शनरीज का प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉय भी नहीं है, सपोर्ट स्टाफ भी नहीं है, और कोई भी स्किल्ड मैन पावर भी नहीं है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हो। ये तो Infrastructure, एक infrastructure. एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। ज्यादातर जगह पे बैलगाड़ी जहाँ रुकाया जाता है वहीं पे होता है, या कोई पेड़ के नीचे वो लोग बैठते हैं।
तो उनका बैठने ये सब का जगह नहीं। एक्चुअली ये सब जो है ना पंचायत, ये सब बस नाम के लिए है, मतलब एक और टायर करप्शन का लगा दिया है गवर्नमेंट ने। पर ऐसा नहीं लिखना है, हम लोग को इसको डिफेंड करना है। ये बहुत अच्छा है। इतना ये एग्जाम डुप्लीकेट चीज लिखना होता है ना, जो आप बिलीव भी नहीं करता है, जो डेली वे में आप देखता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। एक तो आपने बोला कि फाइनेंस का प्रॉब्लम है, दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। मैं पूछ रहा हूँ कि ग्राम सभा में क्या प्रॉब्लम है? सर सरपंच पति का इशू है एक। हाँ वो तो है, पर ग्राम सभा मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम सभा है। और ग्राम सभा जो है वो कभी मिलता ही नहीं है, मीट नहीं करता है। आपने कभी सुना है मीट करने के लिए? कभी मीट नहीं करता है। तो जो लेजिस्लेचर ही है जिसको लॉ फ्रेम करना था गांव के लिए और विलेज के लिए, पंचायत के लिए, वो कभी मीट नहीं करता है। वो क्यों मीट नहीं करता है? दे नेवर मीट इन प्रैक्टिस। सर ये सेकंड एआरसी में भी उसने कोर्ट की हाईलाइट किया है सर इसको, कि वो मीट नहीं करता है, बस वो बेनिफिट्स लेने आते हैं फिर वो भाग जाते हैं। हाँ वो आपका बात सही है, लेकिन मीट इसलिए सर नहीं करता कि नो बताइए फिक्स बताइए। टेन्योर, नो फिक्स टेन्योर एंड कोरम भी फिक्स नहीं है। हाँ कोरब तो वहां पे है नहीं, वो भी इशू नहीं है। जब जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था तो उन लोगों को लगा था कि एक पंचायत में 2000 से 2500 लोग होंगे, तो वो लोग इजीली मीट कर लेगा। पर अभी हर पंचायत में 50,000 लोग हैं। आप बताइए 50,000 लोग कभी मीट कर सकता है कि? कभी नहीं कर सकता है। उसको मीट करने के लिए जगह ही नहीं होगा, उसको इकट्ठा करने के लिए भी प्लेस ही नहीं होगा। तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इशू हो गया कि हम लोग सोचे थे कि 2000 होगा, 1500 होगा एक विलेजेस का पॉपुलेशन, पर अभी 50,000 है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है कि 50,000 इलेक्ट्रेट कैसे मिलेंगे? तो वो लोग मिलते ही नहीं है। और जो पंचायत इलेक्टेड मेंबर्स है वही लोग लेजिस्लेचर भी है, वही लोग एग्जीक्यूटिव भी है। तो एक तो ये इशू ये है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ग्राम सभा में। दूसरा इशू ये है कि वुमेन मेंबर को अलाउ नहीं होता है सोशल कल्चरल फैक्टर की वजह से। तो वुमेन मेंबर लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये भी एक है। और ये वही आपने जो बोला कि कौरव का कोई ये नहीं है कि कितना मिलना है, कोई कितना ये होना है। हम्म, वही मीटिंग नेवर हेल्ड, ये एक बहुत बड़ा इशू है इसका। असेंबली कभी परफॉर्म ही नहीं करता। अगर मीटिंग भी हुआ तो 5-6 लोग कहीं पे सीक्रेटली मीट कर लेंगे और वो लोग डिसाइड कर लेंगे। मोस्टली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वही लोग मीट कर लेते हैं। तो ये याद रखिएगा फर्स्ट चीज, इश्यूज कहाँ पे? ग्राम सभा पे। क्योंकि जब एनविसेज किया गया था कि ग्राम सभा में 2500 से 2000 लोग होंगे तो इजीली मीट कर लेंगे, कोई फील्ड में, कोई स्कूल में। पर अभी पंचायत में 30 से 50,000 लोग हैं, इतना ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, तो इसलिए वो लोग मीट नहीं कर पाते हैं। दूसरा वुमेन पार्टिसिपेंट उसमें नहीं हो पाता है सोशल कल्चरल फैक्टर की वजह से। और वो लोग सीक्रेटली मीट करते हैं। तो ग्राम सभा का मेन फंडामेंटल जो है कि वो इट विल एक्ट एज अ लेजिस्लेचर, वो लोग वही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिएगा पहला प्रॉब्लम ग्राम सभा में ही है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपने जैसे बताया कि फाइनेंसेस डिवॉल्व नहीं हो रहा है, उनके पास फाइनेंस ही नहीं है। वो लोग फाइनेंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड होते हैं। और जो रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमी स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो मैंडेटरी नहीं। अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन बोला कि आप लोग का जितना रेवेन्यू है वहां से 15% ट्रांसफर कर दीजिए, तो वो मैंडेटरी नहीं है। अगर 15% ट्रांसफर के लिए बोलेगा फाइनेंस कमीशन, तो ये लोग 1.5% ट्रांसफर करेगा। तो ये एक इशू है कि द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज नॉट मैंडेटरी। इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट वेदर टू फॉलो द रिकमेंडेशन और नॉट। ठीक है, ठीक है, कि वो मैंडेटरी नहीं है, इसकी वजह से उसका फाइनेंसेस का प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा, अभी तो इतना यूनिलेटरल हो गया है इंडिया कि स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स डिसाइड नहीं कर सकता है, एक्साइज और उसको छोड़ के। तो जो पंचायत है उसका टैक्स कलेक्शन का कोई पावर ही नहीं है। तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में। उसकी वजह से भी फाइनेंसेस का दिक्कत है उसके पास। ठीक है, तो फाइनेंसेस का प्रॉब्लम सब जगह है। और जो
सीएम, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ये किया था, सर्वे किया था। उससे ऑन एन एवरेज इंडिया में जितना भी फाइनेंसेस डिवॉल्व होता है, वो सिर्फ जितना फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड, स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, उसका 27% ही डिवॉल्व करता है वो। बस फॉर द नेम सेक है, तो उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। एक इशू ये है। और और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं क्या? सर मेरा एक और पॉइंट था कि हम्म। जैसे रिजर्वेशन रहता है सीट्स का, बट हम्म। ग्राम पंचायत में, बट स्टिल वो वेकेट रह जाती है सीट्स। हम्म। हाँ, वो भी एक इशू है, रिजर्वेशन वाला में भी वो पूरा इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है SC ST वोमेन का। ये भी एक इशू है। तो सोशल जस्टिस नहीं हो पाता है, अल्टीमेटली जो अपर कास्ट होता है वही लोग डोमिनेट करता है इसको। यस सर, और सेशंस भी फिक्स नहीं है, जैसे पार्लियामेंट के सेशंस फिक्स रहते हैं कि दे हाँ हैव टू। इसका हाँ, इसका सेशन भी फिक्स नहीं है, ये एक पॉइंट हो गया विधानसभा का। और क्या क्या इशू है? वही जो वो लोग जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनका तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको क्या पता कैसे ये करना है। जैसे कि हम लोगों का तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें ही इतने इलिटरेट होते हैं, तो पंचायत में कितने होंगे? बहुत लोग तो साइन भी नहीं होता है, वो लोग तो अंगूठा छाप होते हैं, उससे ही ये होता है। तो ये भी इतना बड़ा इशू है कि दे डोंट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। और वो लोग क्या, और वो लोग डील करेंगे पंचायत वाले लोग डीएम के साथ, PCS ऑफिसर लोग के साथ, MP MLA लोग के साथ, तो उनके साथ वो बात भी नहीं कर पाते हैं कि उनका क्या इशू है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या है। तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है, दे डोंट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेट, इलिटरेट नहीं लिखना है, बट दे डोंट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, तो उसकी वजह से वो लोग सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। एक इशू वो भी है। टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी नहीं है सर। टेक्निकल कॉम्पिटेंस नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है कि 2,86,80,000 पंचायत है इंडिया में, मैंने वो नोट्स पे दे दिया है। उसमें से 68% के पास बिल्डिंग नहीं है। कोई पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, कोई भैंसों का तबेला में बैठ जाएगा, कहीं बैठ जाएगा। तो वो तो कुछ वो होना नहीं है। सबसे पहले हम लोग एटलीस्ट उनका सेपरेट बिल्डिंग तो बनाना चाहिए था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू भी है। और कंप्यूटर नहीं होगा तो फिर इंटरनेट नहीं होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सब टाइप से प्रॉब्लम है, बिल्डिंग का भी, कंप्यूटर का भी, इंटरनेट का भी, और जितना भी स्टेशनरी चाहिए वो सब भी नहीं होता है। तो बहुत बार तो वो थोड़ा बहुत जो सैलरी उनको मिलता है उससे ही वो लोग पेन कॉपी लेके आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम है। और इलिटरेट तो बोल दिया मैंने। और एक बहुत बड़ा इशू ये है कि आजकल विलेजेस में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जैसे सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब टाइप के ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। तो उससे भी पंचायत का जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूशन एंड दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन विच आर एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म बाय द पंचायत बॉडीज। जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप और NGO, ये लोग सब भी पंचायत का ही काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे NGO लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये देखा गया है कि पंचायत का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव होता है, पर और भी पार्टी है तो उससे उनका क्रेडिबिलिटी थोड़ा डिक्लाइन हुआ है पंचायत का। और एक चीज है, जैसे हम लोग पंचायत का कंसेप्ट ये है कि ग्राम सभा लोग पॉलिसी का ये करेंगे, उनका बेसिक आइडिया के ऊपर में पॉलिसी बनेगा, और सब ग्राम सभा का बेसिक आइडिया मर्ज होगा, और एक हम लोग वहां से प्लान बनाएंगे, और तब हम लोग ऊपर भेजेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास, और वही स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के पास भेजेगा। पर इंडिया में इतना 100 से ज्यादा, एक्चुअली में 1,000 से ज्यादा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये सब का डिसीजन तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में बैठ के लेते हैं, और वो लोग बताते हैं कि इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। तो पंचायत का कोई रोल नहीं है। पंचायत का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि प्लान जो है वो बॉटम अप से आए ऊपर के पास, सब एक दूसरे से मर्ज होते होते ऊपर आए, और हम लोग उसके बेसिस पे स्कीम्स बनाए। पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का डिक्लाइन कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट वो बढ़ा और गया। उसकी वजह से भी पंचायत का इफेक्टिवनेस कम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोग कम करे अपना, मतलब टॉप डाउन अप्रोच वाला स्कीम सबको कम करे, और बॉटम अप वाला स्कीम्स बनाने के लिए कोशिश करे। एक ये भी है। और दूसरा,
ये पंचायत का जब भी मीटिंग सब होगा तो हेड जो होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। आपको क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी जो है वो कभी अपना पावर को डिवॉल्व करना चाहेगा क्या? तो नो सर। ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं चाहेगा। तो उनका भी एटीट्यूड यही है, अगर वो लोग पावर को सब डिवॉल्व कर देगा तो कोई आप लोग यूपीएससी का तैयारी क्यों करेंगे? कोई नहीं करेगा। ये तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। पर ऐसा है कि ब्यूरोक्रेट्स का एटीट्यूड भी वैसा ही है। वो लोग कभी भी ये नहीं करना चाहता है, अपना पावर को डिवॉल्व नहीं करना चाहता है। तो पंचायत के पास इफेक्टिव पावर होता ही नहीं। और स्टेट गवर्नमेंट जब डिसॉल्व कर देता है पंचायत को, तो रूल ऐसा है कि 6 मंथ में इलेक्शन होना चाहिए, पर कोई स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता है 6 मंथ में। ये भी एक इश्यूज है। ये मैंने लिख दिया है 10th पे। स्टेट गवर्नमेंट हैव ए टेंडेंसी टू डिसॉल्व एंड डिसमिस दिस बॉडीज बिफोर एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म्स। अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विद इन 6 मंथ, बट दे डेलिबरेटली डिले कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, ये इलेक्शंस वाला भी प्रॉब्लम है। सर सर एमपीज और एमएलएस का इंटरवेंशन भी बहुत होता है। ये भी एक इशू है। ये भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब ये जो जितना भी इश्यूज है, आपको तो मैं बताता हूँ, कोई भी टॉपिक में आपको उसका इश्यूज पता होना, उसका सॉल्यूशन पता होना। अब आप लोग बताइए सॉल्यूशन कैसे करना होगा, हाउ टू मेक दिस बॉडीज इफेक्टिव। थोड़ा सा रुकिए, मैं आता हूँ, अभी करते हैं। हाँ बताइए, क्या कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इफेक्टिव किया जाए, यही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में आपको यही लिखना है। सर ज्यादा फंड्स डिवॉल्व करने की पावर कैसे, देनी चाहिए। मतलब सॉल्यूशन तो कैसे? ये तो जैसे सिंपल टैक्स, बात हो गई कि फंड डिवॉल्व करना, कैसे? जैसे टैक्सेशन पावर दे सकते हैं सर इनको। टैक्सेशन पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास ही नहीं है, तो वहाँ वहाँ कैसे पहुंचेगा? पर ये पॉइंट सही है आपका। कुछ टैक्सेशन, मिनिमम टैक्सेशन जैसे हाउस टैक्स, छोटा छोटा से टैक्सेशन पावर उनके पास होना चाहिए। एक पॉइंट फाइनेंस के लिए। और सर ये अपने बताइए। बॉन्ड इश्यू करके पैसे रेज कर सके, इनको एम्पावर करना चाहिए। हो स्टेट गवर्नमेंट, नहीं नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का बॉन्ड कोई नहीं खरीदेगा। ये मत बोलिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोग इशू करता है, वो लोग कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, जो पंचायत इतना फुल्ली डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर पे, जिनके पास कुछ पैसा नहीं है स्टेशनरी खरीदने का, उनका बॉन्ड कौन खरीदेगा? मैं तो नहीं खरीदूंगा। तो सर ये बॉन्ड वाला नहीं। इसीलिए तो एम्पावर करना चाहिए सर इनको। नहीं इनकी तो खरीदेगा कौन? ये तो सीधा मतलब भीख देने का जैसा हो गया ना, वो वापस आएगा ही नहीं। जो वो जो ये जो म्यूनिसिपालिटी ये सब है, कुछ तो वापस आता है ना, उनका इनकम का सोर्स होता है बहुत सारा। जैसे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 30,000 करोड़ से ज्यादा उनका बजट है। तो वो तो हो सकता है। ये बॉन्ड वाला पॉइंट मत दीजिए। ओके सर। बिल्कुल ही भिखारी है वो लोग, मतलब। एक तो ये आपने जो बोला वो पॉइंट सही है कि उनको छोटा मोटा टैक्सेशन पावर देना चाहिए। और सर ऑल इंडिया रूरल सर्विस जैसा कुछ बना देना चाहिए सर। कोल इंडिया रूरल सर्विस, उसमें क्या ओ, है? सर ऑल इंडिया रूरल सर्विस। अच्छा, ये तो ठीक है। पर इससे फाइनेंसेस का नहीं होगा ना, ये तो ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्विस बनाने का आप बोल रहे हैं ना। पर इससे फाइनेंसेस का सॉल्यूशन नहीं होगा। मैंने कहा आपने फाइनेंसेस का एक पॉइंट अच्छा दिया कि उन लोगों को टैक्सेशन पावर चाहिए, और दूसरा, यही यही आप लोगों को लिखना है। दूसरा ये है, उनका फाइनेंस ये करने के लिए कि स्टेट का जो बजट होता है उसमें एक विंडो होना चाहिए पंचायत के लिए। और वो गवर्नमेंट मैंडेटरी करना चाहिए कि एक विंडो पंचायत का होगा, ताकि एक बार वो स्टेट गवर्नमेंट का बजट पे वो आ जाए तो उसको फंड रिलीज करना ही होगा। ये एक भी है। और तीसरा, गवर्नमेंट जो स्टेट फाइनेंस, जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन
सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड डिवॉल्व करता है स्टेट को 42%, 42% है ना, 42%, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो फॉरेस्ट का है, और उसमें ये इनकम इनइक्वालिटी का है, मतलब इनकम डिस्टेंस का है जो पॉवर्टी के लिए है, अलग अलग क्राइटेरिया है ना उसमें। और ये उसको उसमें एक क्राइटेरिया ये भी रखना है कि जो स्टेट पंचायत को डिवॉल्व मनी ज्यादा करेगा उसको हम लोग सेंट्रल लोग पैसा ट्रांसफर ज्यादा करेगा। तो इसके लिए मतलब डिवोल्यूशन इंडेक्स एक बनाना है, और उसको सेंट्रल फाइनेंस कमीशन में भी ये डालना है कि ये इस बेसिस पे हम लोग मनी डिस्ट्रीब्यूट करेगा सेंटर से स्टेट पे। एक ये तरीका है। मैंने क्या बोला, स्टेट बजट में एक एक विंडो होना चाहिए, दूसरा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन में एक क्राइटेरिया देना चाहिए, और एक इसके लिए यह है कि द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड बी मेड मैंडेटरी। द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड बी मेड मैंडेटरी। तो आपके पास 4 पॉइंट हो गया फाइनेंस बढ़ाने के लिए। एक आपने बोला टैक्स हम लोग को बढ़ाना है, टैक्स पावर देना है वो लोग को, छोटा मोटा हाउस टैक्स ये सब, प्रॉपर्टी टैक्स। दूसरा, स्टेट बजट में एक सेपरेट विंडो होना चाहिए पंचायत का फाइनेंसेस के लिए। तीसरा, स्टेट फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन मैंडेटरी होना चाहिए। और चौथा, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है और उसको डिवोल्यूशन इंडेक्स पे हम लोग मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेट गवर्नमेंट को, तब स्टेट रिलीज करेगा फंड उन लोगों को। ठीक है, तो फाइनेंस का प्रॉब्लम इन 4 पॉइंट से सॉल्व हो जाएगा, ये आपको लिखना है। अब बताइए ग्राम सभा का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। फाइनेंस का प्रॉब्लम मैंने बता दिया, ग्राम सभा का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। सर मिनिमम मीटिंग्स कंपलसरी कर सकते हैं सर, कोई राइट। नंबर। मान लीजिए तीन तीन मीटिंग कंपलसरी कर लिया, लेकिन अभी भी पॉपुलेशन का सॉल्व नहीं हुआ ना, उतना पॉपुलेशन को कैसे मिलेंगे, पॉपुलेशन का सॉल्व नहीं हुआ मैटर। मिनिमम मीटिंग तीन हम लोग फिक्स कर सकते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, या फिर ये 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलीडे जब होता है, वो तीन मीटिंग फिक्स होना चाहिए। पर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। पॉपुलेशन का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा कि हम लोग जो विलेजेस है उसको वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर वार्ड में 1000 लोग होना है, और वार्ड सब का प्लान को कॉन्ग्लोमरेट करके हम लोग एक प्लान बनाना है, और जो पूरा पंचायत का प्लान होगा। तो पंचायत शुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वार्ड, एंड पॉपुलेशन क्राइटेरिया शुड बी 1000 to 1500, और वार्ड वार्ड करके मिलना है। और सेपरेट वोमेन का वार्ड होना है जहां वोमेन लोग मिले, और उनका जो डिसीजन होता है उसको भी मर्ज करना है, जो फाइनल प्लान है पंचायत का। ठीक है, वार्ड कमिटी शुड बी देयर। तो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और 3 टाइम्स मैंडेटरी होना है कि ये नेशनल हॉलीडे में ये लोग मिलना ही चाहिए। और जब भी इनका मीटिंग होगा उसको पब्लिसाइज करना है लोकल न्यूज़पेपर ये सब में, ताकि लोगों को पता चले, ये इम्पोर्टेंट है। और चौथा, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव का जो डिसीजन होगा वो कंपलसरी ये जो ग्राम सभा का ये से ही जाना चाहिए, ये भी कंपलसरी करना चाहिए कि जो ग्राम पंचायत जो डिसीजन लेगा वो ग्राम सभा का मीटिंग के बाद ही ले सकता है। ठीक है, ये तीनों चारों पॉइंट उसमें दे दीजिए। तो फाइनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसका सॉल्व हो गया। अब स्किल्ड मैन पावर कैसे आएगा इसमें पंचायत बॉडी में, इसका बताइए कुछ। सर एक तो स्किल्ड वो मैन, ऑल इंडिया रूरल सर्विस। ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे के सर। एक ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग देना है। डिस्टेंस एजुकेशन, ऑल इंडिया ऑल इन ये डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्विसेज जो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिविल सर्विसेज का एक प्रॉब्लम ये है कि ये उन लोगों को डोमिनेट ना कर जाए। तो इसमें ये क्राइटेरिया होना है कि डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्विस जो है वो सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट देगा ये पंचायत इलेक्टेड बॉडीज को, और डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्विस इनके अंदर होना चाहिए, पंचायत के अंदर होना चाहिए, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, ये एक मैन पावर का ये होगा। ठीक है, आप लोगों ने बोल दिया मैन पावर का कि ट्रेनिंग देना है, डिस्टेंस एजुकेशन देना है, डिस्ट्रिक्ट सिविल सपोर्ट सर्विस, स्टाफ सपोर्ट स्टाफ देना है। सपोर्ट स्टाफ देना है। ठीक है, स्किल मैन पावर हो जाएगा। और वो लोग खुद जो इलिटरेट है उसका, तो इस पे आप एग्री करता है कि नहीं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्राम सभा का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, जैसे यस हरियाणा सर। में है। यस सर। तो ये भी एक पॉइंट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए जैसे कि हरियाणा में है।
ठीक है, तो हम लोगों ने फाइनेंस का देख लिया, ग्राम सभा का देख लिया। अच्छा, और ये बहुत सारा है इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये होना चाहिए, जैसे उनके पास बिल्डिंग नहीं है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में गवर्नमेंट 10 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा करता है। उसका 10 लाख करोड़ का 10% जो है वो पंचायत के लिए हम लोग निकालना चाहिए, ताकि सबका सेपरेट बिल्डिंग हम लोग स्टेब्लिश कर पाए और सबको कंप्यूटर और इंटरनेट फैसिलिटी दे पाए। ठीक है, वो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का जो मनी है, उसमें उसका 10% को हम लोग पंचायत का इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए अलग से सिफोन ऑफ कर देना चाहिए, और उससे ही जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और अच्छा, वुमेन पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी एक सवाल है। इशूज था ना वुमेन, वुमेन पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाए। सर एक तो बिहेवियरल चेंज की जरूरत है सर, जो हाँ, पैट्रियार्की है उसको थोड़ा। ये तो होगा नहीं, ये तो जब 1000 ईयर्स में भी नहीं हुआ तो ये अभी भी नहीं होगा, तो वो नहीं है लिखिए। सर लिखने में क्या जाता है सर। पर ये बिहेवियरल चेंज लिख दीजिए, आपका मन होगा तो। पर मैं नहीं लिखूंगा ये बिहेवियरल चेंज, क्योंकि वो होगा नहीं। कुछ और वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। सर जैसे सरपंच पति बन जाते हैं तो सर इसको इलीगल कर देना चाहिए। और अगर वाइफ की जगह हस्बैंड आ रहा है कुछ साइन वाइन करने, तो उसको सजा हो। ये यही मैं बोल रहा हूँ ना। मनी जो जो ऑफिसर इसको डील करता है, स्टेट सिविल सर्विस वाले, वो लोग फंड तब तक रिलीज नहीं करना है जब तक वो कन्विंस ना हो जाए कि जो वुमेन मेंबर है उसको सारा पता है पैसा कहाँ पे है, ये होना। तो उनको बुलाना है, उनको पूछना है कहाँ का नहीं है, उनको बताना है, ऐसे करके। मतलब मनी को रिलीज नहीं करना है जब तक ऑफिसर कन्विंस ना हो जाए कि वुमेन मेंबर को ये चीज पता है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है सेकेंड एआरसी का। बिहेवियरल चेंज तो जरूरी है ना, लेकिन वो तो होता नहीं है ना, आपको पता है। जो पॉलिटिकल चेंज होता है ना, जैसे B.R. अम्बेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो उससे पॉलिटिकल चेंज हो गया, वहां से बहुत सारा चीज शुरू हो गया। और जो इकोनॉमिक चेंज होता है, 1991 में मनमोहन सिंह लोगों ने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, तो इकोनॉमिक चेंज हुआ, और अभी हम लोग सर्विस सेक्टर में वर्ल्ड को टॉप कर रहे हैं। पर सोशल चेंज जो होता है ना, वो बहुत स्लो है। सोशल चेंज मतलब 1000 of years में लगता है। आप देखिए कब से हम लोग डाउरी चाइल्ड मैरिज के लिए लड़ रहा है, कब से, कितना सेंचुरी से, पर अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो सोशल चेंज स्लोएस्ट होता है। पॉलिटिकल चेंज एक दिन में होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 2 दिन में हो जाएगा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन 2 दिन में हो जाएगा। पर सबसे सबसे क्विकली पॉलिटिकल चेंज होता है, इकोनॉमिक चेंज उसके बाद होता है, सोशल चेंज बहुत ईयर्स लगता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पर आपका पॉइंट तो ठीक है ना, अल्टीमेटली ये सारा चीज तो तभी सुधरेगा जब हम लोग चेंज लाएंगे, बिहेवियरल चेंज लाएंगे। यस सर, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देने पे चेंज होगा, और सैनिटेशन और हेल्थ सर्विसेज इनको प्रोवाइड करेंगे तो फिर उसमें एटीट्यूडनल चेंज भी आएगा, थोड़ा एम्पावर होंगे ये ये सब भी चीज, सही है, ये भी सही है। हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह। और प्रिंसिपल ऑफ, जैसे वो फंक्शन वो लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, 29 फंक्शन, वो उसमें 30-35% ही ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी फॉलो करना चाहिए कि जो फंक्शन लोकल लेवल पे परफॉर्म हो सकता है वो लोकल पे ट्रांसफर करना है, जो फंक्शन जो स्टेट लेवल पे हो सकता है वो स्टेट अपने पास रखना है। पर वो लोग फंक्शन ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, उसको उसके लिए भी हम लोग कुछ तो डिवोल्यूशन इंडेक्स बनाना पड़ेगा, ताकि वो लोग वो जो 29 फंक्शन है उसको ट्रांसफर करें। उसमें से 5-6 वो लोग ट्रांसफर करते हैं, बाकी ट्रांसफर ही नहीं करते। तो उस पे भी हम लोगों को कुछ तो चेंजेस लाना पड़ेगा। तो उसका एक चेंजेस ये है कि डिवोल्यूशन इंडेक्स होना है। डिवोल्यूशन इंडेक्स का मतलब जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या स्कीम का भी जो भी मनी रिलीज करता है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को, वो डिवोल्यूशन इंडेक्स का बेसिस पे करना है, ताकि ये लोग फंक्शन को ट्रांसफर करे, और तभी मनी इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। ये भी सेकेंड एआरसी का रिकमेंडेशन है कि the money should be transferred on the basis of devolution index, and this function should be the main criteria whether they are transferring the function or not। ये भी आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि 29 फंक्शन ट्रांसफर नहीं कर पाना वो ये है। और जो सिविल सर्वेंट लोग
पंचायत को इन्वॉल्व नहीं करते हैं और सिविल सर्वेंट लोग अपना पावर को डिवॉल्व नहीं करते हैं, उसके लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देना चाहिए। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देना चाहिए, ये भी सेकेंड ईआरसी का रिकमेंडेशन है। और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या है ये किसी को नहीं पता है आज तक, बस आंसर में लिखने के लिए है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आप लोग जब पढ़ेंगे तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के ऊपर में हर साल क्वेश्चन आता है। सिविल सर्विस रिफॉर्म के ऊपर में सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है कि आप दूसरे का प्रॉब्लम को समझेंगे, दूसरे का ये को करेंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ी समझता है आदमी, इतना पढ़ाई करके वो आईएएस बना है, वो थोड़ी अपना पावर ट्रांसफर करेगा। पर ये लिखना है, sensitivity training should be given to the civil servant so that their attitude can be changed। ठीक है, ये भी एक रिकमेंडेशन है। और वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ने के लिए जेंडर बजटिंग भी होना चाहिए। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ने के लिए। देखिए वुमेन का विलेजेस में इकोनॉमिक इमेंसिपेशन जो हो रहा है मोस्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप से हो रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छा कर रही है। अगर हम लोग कैसे करके सेल्फ हेल्प ग्रुप को कन्विंस करें कि तुम लोग पंचायत इलेक्शन कंटेस्ट करो, ताकि उनके पास थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पावर भी आएगा। तो इकोनॉमिक पावर तो उनके पास है ऑलरेडी, और पॉलिटिकल पावर भी आएगा, तब जाके रियल एम्पावरमेंट हो पाएगा वुमेन सोसाइटी का। ठीक है, तो हम लोग वी शुड कन्विंस सेल्फ हेल्प ग्रुप टू कंटेस्ट इलेक्शन टू द पंचायत बॉडीज। ठीक है, ये भी रिकमेंडेशन, दिस इज ऑल्सो ए रिकमेंडेशन ऑफ ये सेकेंड ईआरसी, दैट वी शुड कन्विंस सेल्फ हेल्प ग्रुप टू कंटेस्ट इलेक्शन टू द पंचायत बॉडीज। क्योंकि इकोनॉमिक उनके पास थोड़ा बहुत फ्रीडम आ गया है, और अगर वो लोग पंचायत पे इलेक्शन लड़ेंगे तो पॉलिटिकल ये भी आएगा। ठीक है, ये वुमेन इमेंसिपेशन और वुमेन वाला में ये पॉइंट डालना है। डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्विस हो गया, और डिस्टेंस डिस्टेंस ये देना है, एजुकेशन देना है, ये तो हो गया। और रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड बी मेड मैंडेटरी, ये भी बता दिया। सर हम्म। इसमें एसएचजी वाले में एग्जाम्पल डाल सकते हैं सर, कुदुमश्री मॉडल वाला, केरला वाला। हाँ हाँ, वो तो आप डालेंगे, वो तो डालेंगे, वो तो इम्पोर्टेंट है। केरला वाला भी और आंध्रा वाला भी। आंध्रा वाला का क्या नाम है? पल क्या नाम है आंध्रा वाला का, जो 0.4% इंटरेस्ट में लोन देता है, क्या नाम है? पवली कुछ स्कीम है, मैं भूल गया। वो भी आप दे सकते हैं। तो ठीक है, सॉल्यूशन में क्या क्या है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ग्राम सभा का सॉल्यूशन, ग्राम सभा में सॉल्यूशन ये है कि पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाया जाए। और पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, उनको वार्ड सभा में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेपरेट महिला सभा होना है, मैक्सिमम पब्लिसिटी देना है, कंपलसरी करना है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स दे शुड मीट, और उन लोगों को मोस्टली नेशनल हॉलीडे में मीट करना है, ताकि ग्राम सभा कैन एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी ना, और वो लोग असली में लॉ बना पाए। और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए तो बता दिया बहुत सारा। प्रॉपर ट्रेनिंग देना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, डिवोल्यूशन इंडेक्स का ऊपर में फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन को मैंडेटरी करना है। जो बजट स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का बजट में एक सेपरेट विंडो होना है पंचायत के लिए। आपको पता है यही पॉइंट को आपको बार बार लिखना है, ये इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा बुक पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। ये जो 10-15 पॉइंट्स है, यही इसका प्रॉब्लम है और वो सोल्यूशन है। और जब भी वो उसका वो डाल देना है, एक दो एग्जाम्पल डाल देना। जितना पॉइंट आपका होगा उतना ही मार्क होगा। सर और सर लोकल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है। देयर शुड बी मोर हम्म फोकस ऑन लोकल गवर्नेंस। हम्म, ये सब जो आपका जो ये जार्गन है, ये बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है, ये भी लिख सकता है। पर जितना सिंपल आप लिखे ना उतना अच्छा है। जैसे ये जितना ओके पॉइंट हम लोग कितना सिंपल वे में डिस्कस किया है, सब में वेटेज है, और सबका हम लोग सॉल्यूशन दे रहा है कुछ ना कुछ। सॉल्यूशन देने का मतलब ये, मुझे क्यों इतना अच्छा मार्क आता है पवेड में, क्योंकि मैं सब में सॉल्यूशन देता हूँ, पूछो या ना पूछो। और ऐसा लगता है कि मैं खुद दे रहा हूँ, बट ये तो सब सेकेंड ईआरसी का ही सॉल्यूशन है। तो आपको इजी वे में लिखना है सारा। और ओके सर। जेंडर बजटिंग होना है। और वो जो मैं प्रीलिम्स के लिए
जो बुक दिया हूँ वो आप लोग उसको पढ़िएगा, उससे आपका फैक्ट बहुत स्ट्रांग होगा। ओके सर। और और कुछ बताइए ये आप लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आप लोगों को टीचर तो बहुत पढ़ाया होगा ना। और ये याद रखिएगा कि ग्राम सभा जो है इंडिविजुअल बेसिस पे इलेक्शन होता है, और मंडल और पंचायत जिला परिषद जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट कर सकता है। और ये भी लिखना है कि अभी भी विलेज में, और हम लोगों को 100 स्मार्ट सिटीज नहीं चाहिए, हम लोग को 1 लाख स्मार्ट विलेज चाहिए। स्मार्ट विलेज क्या है वो गवर्नमेंट को ही पता है, वही लोग बोलता है। ये सर। बस जारगन है, लिखना है, खुश हो जाना है। और रिजर्वेशन ऑफ वुमेन शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 33% टू 50%। इक्वल पार्टिसिपेशन होना है पंचायत में। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 33 to 50%। बहुत सारे स्टेट ने किया है, हम लोग को और भी करना है। और नंबर ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुड बी रिड्यूस्ड। 1200 अभी है, 12 होना है। और बाकी वो लोग खुद से अपना स्कीम खुद ही बनाना है, पंचायत लोग। जबरदस्ती हम लोग पंचायत को एक टूल बना के रख दिया है पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का, बाकी उनका कुछ काम नहीं है। तो नंबर ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुड बी रिड्यूस्ड। और सर डिस्ट्रिक्ट ये जो 7 इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं लोकल इन्वेस्टमेंट्स के लिए हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद ली जा सकती है इस समय। लोकल इन्वेस्टमेंट के लिए, हाँ हाँ, ली जा सकती है। एनकरेज करना चाहिए इसलिए। इंकरेज करने के लिए, हाँ, ठीक है। तो यही है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं। और एक ये टॉपिक ये है कि मैंने 5वां पॉइंट पे लिख दिया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, वही 3F का ऊपर में, फंक्शन, फंक्शनरीज, फाइनेंसेस का ऊपर में। तो उनका ये रिकमेंडेशन है, उनका ये फाइंडिंग्स है कि फंक्शन जो है ऑल ओवर इंडिया में ऑन एन एवरेज 36% ट्रांसफर किया गया है। फंक्शनरीज जो है वो परफॉर्म कर रहा है 38% लेवल में। और फाइनेंसेस जो है वो सिर्फ 27% ही डिवॉल्व किया गया है। तो ये उनका, ये भी आपको देना है एज ए फैक्ट। और बिहार में सबसे लोएस्ट फंड ट्रांसफर है 14%। ठीक है। और वही सब लिख देना है कि हम लोग इंडिया जो है हमेशा लोकल बॉडी पे काम करता था मौर्यन टाइम से ही। सभा समिति जो है वो वैदिक टाइम में भी था, सभा समिति वैदिक टाइम से चला आ रहा है। तो उसको सिर्फ डिस्ट्रॉय किया है ये इन लोगों ने, ब्रिटिशर लोगों ने। उन लोगों ने विलेज को हटा के और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया है। और वहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ, और अभी हम लोग फिर से जब इंडिपेंडेंस के बाद वर्क करना शुरू हुआ, तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, पर वो 92nd और 73rd अमेंडमेंट के बाद ही कुछ हो पाया, जो 1992 में हुआ है। और अभी थोड़ा बहुत काम कर रहा है, और इनका काम बहुत इफेक्टिव है। इनका काम इफेक्टिव इसलिए है, मैं ये तो आप लिख सकता है कि नहीं पता नहीं, कि जो भी मान लीजिए एक पंचायत को 5 करोड़ मनी मिला ईयरली, तो अगर उसमें पंचायत बॉडी ने करप्शन किया, फिर भी तो उस पैसे को वो गांव में ही इन्वेस्ट करेगा ना। तो इसीलिए जब भी जो नेशनल क्राइसिस होता है, रिसेशन होता है, हमारा रूरल डिमांड कभी कम नहीं होता है, क्योंकि वो लोग जो है वहां पे इन्वेस्ट कर रहा होता है ये सब मनी से। तो करप्शन भी हो, कुछ भी हो, गांव में परचेजिंग परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी बना रहता है पंचायत बॉडी से। तो हम लोग जितना भी फंड रिलीज करेंगे वो अल्टीमेटली किसी भी सोर्स की वजह से वो उस गांव में ही चलता रहेगा, वो विलेजेस में ही चलता रहेगा। और विलेज का इकोनॉमी को हमेशा ये करेगा। हम लोग कोरोना में भी हम लोग वर्ल्ड के जितना इफेक्ट नहीं हो पाए इकोनॉमिकली, क्योंकि रूरल डिमांड हमेशा से इंडिया में रहता है। उसका बहुत बड़ा कारण MG नरेगा भी है, पंचायत का फंड भी है, ये सारा चीज है। तो हम लोग ये लेवल पे अगर मनी कैसे भी पंप कर पाए, तो उससे इंडियन इकोनॉमी और भी आगे जाएगा। तो पंचायत को सुधारना बहुत जरूरी है। और जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए एग्जाम में, उसमें आप लिख दीजिएगा पंचायत शुड बी इन्वॉल्व, पंचायत शुड बी इन्वॉल्व। ये मतलब कॉमन थीम है गवर्नमेंट का। पर एक चीज और उसका नेगेटिव साइड ये बता रहा है, जैसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो वो स्टेट को ही इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो वो पंचायत को इन्वॉल्व करना क्यों चाहेगा? वो चाहेगा ही नहीं ना, वो स्टेट को ही इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, यूनिलेटरली सारा डिसीजन ले रहा है। कोविड का जितना भी डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लिया, स्टेट को कंसल्ट ही नहीं किया है। तो पंचायत को क्यों करेगा? तो ये सब नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी है, पर हम लोग को लिखना यही है ये सब।
ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। और प्रीलिम्स पे थोड़ा फोकस कीजिए, एक एक घंटा आप लोग ये पढ़िए। और घटना चक्कर का वो जितना भी क्वेश्चन आंसर और उसमें बॉक्स में जो डेफिनेशन है वो देते जाइए। घटना चक्कर का ये खासियत है हिस्ट्री का, कि आप जब शुरू करेंगे इंडस वैली से, तो इंडस वैली से वो एकदम सिस्टमेटिक वे में मॉडर्न इंडिया तक आएगा। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि ये एम्पायर कब था, उससे पहले कौन था, वो आपका ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। और उससे अच्छा बुक हिस्ट्री का इंडिया में कोई है ही नहीं। अगर कुछ भी आपको अगर सॉल्व होगा तो सिर्फ घटना चक्र बुक से ही सॉल्व होगा। बाकी आप कितना भी स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, इंडिया से स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ लीजिए, कुछ सॉल्व नहीं होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप लोग घटना चक्र को बार बार पढ़िए, आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, वेलकम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।